नमस्कार दोस्तों, वेरी गुड इवनिंग। कैसे हो आप सभी लोग? वेरी गुड इवनिंग, वेरी गुड इवनिंग। क्या चल रहा है? ऑल गुड, सब बढ़िया। कैसी चल रही है पढ़ाई? सब अच्छा चल रहा है? वेरी गुड इवनिंग बेटा। कैसे हो? क्या चल रहा है? सब ठीक? हाँ, मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। उम्मीद है आप ही सब ठीक हो। ज्यादा स्ट्रेस नहीं ले रहे हो? हाँ। स्ट्रेस मत लेना, आराम से रिलैक्स रहो, चीजों को करते रहो, जो करना जरूरी है। हो जाएगा, सब हो जाएगा। ठीक है, तो चलो दोस्तों, आज के डिस्कशन की शुरुआत करते हैं। तो कल हम लोग यूपीएससी पढ़ रहे थे, मतलब पब्लिक सर्विस कमीशंस को पढ़ रहे थे, तब हमारी क्लास खत्म हो गई थी। तो अभी हम लोग आर्टिकल 316 से चर्चा शुरू करेंगे हम लोग। और सबसे पहले तो ये पब्लिक सर्विस कमीशन से जुड़ी हुई जो सारी बातें हैं उनको हमें समझना है। एक बार दोस्तों पब्लिक सर्विस कमीशन का टॉपिक पूरा हो जाएगा ना, फिर हम लोग मूव करेंगे अपने नेक्स्ट टॉपिक पर, जो कि होगा इलेक्शन कमीशन। और उसके बाद मैं आपको ले जाऊंगा ट्रिब्यूनल्स पे। ठीक है, ट्रिब्यूनल्स को आज समझेंगे। तो पहले इसके इतने एजेंडा को कवर करते हैं, फिर देखते हैं समय बचता है उस हिसाब से चीजों को कवर कर लेंगे। तो अभी तक हम लोगों ने पब्लिक सर्विस कमीशन में क्या क्या बातें समझ ली थी, बेसिक बेसिक, कि भाई 3 कमीशन हो सकती हैं पॉसिबल। एक है यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, जो यूनियन के लिए काम करती है। कुछ होती है स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन, जो राज्यों के लिए काम करती हैं। और होती है फिर जॉइंट पब्लिक सर्विस कमीशन, जो 2 या 3 राज्य आपस में मिलके बनाते हैं। बनाता तो पार्लियामेंट है कानून बनाकर, पर उसके बारे में जो रेजोल्यूशन पास किया जाता है वो स्टेट असेंबलीज के अंदर ही पास किया जाता है। तो ये कुछ बेसिक बेसिक सी बातें थी जो हम लोग डिस्कस कर रहे थे। और हम लोगों ने आर्टिकल 316 की चर्चा शुरू की थी, जहां पे बात होती है अपॉइंटमेंट की और टर्म ऑफ ऑफिस की। जहां पे मैंने इतना आपको बता दिया था कि जो मेंबर्स हैं पब्लिक सर्विस कमीशन के, चाहे जहां तक बात यूपीएससी की है और जेपीएससी की है, मतलब यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन और जॉइंट पब्लिक सर्विस कमीशन की जहां तक बात है, तो वहां के जो चेयरमैन है और मेंबर्स हैं उनको कौन चुनता है, मतलब कौन अपॉइंट करता है? प्रेसिडेंट। और जहां तक बात स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन की है, उसके चेयरमैन और उसके मेंबर्स की है, तो उनको कौन अपॉइंट करता है? गवर्नर। और इसके बाद मैंने आपको एक आखिरी बात बताई थी जहां पे हम लोगों ने सेशन को समाप्त किया था। आर्टिकल 316 के प्रोवाइजो में एक बात लिखी हुई है कि जो भी टोटल मेंबरशिप होगी किसी भी कमीशन की, उसके कम से कम आधे लोग, कम से कम 50% लोग ऐसे हों जिनके पास कम से कम 10 साल काम करने का एक्सपीरियंस हो, या तो केंद्र सरकार के साथ या फिर राज्य सरकार के साथ। ठीक है, तो दिस वाज द पॉइंट वेयर वी लेफ्ट ऑफ। उसके आगे की बात करते हैं, ठीक है, उसके आगे का डिस्कशन करते हैं। ठीक है, अब देखो तीसरी सिचुएशन है। मान लीजिए दोस्तों कोई भी कमीशन है, चाहे वो यूपीएससी हो, चाहे वो जेपीएससी हो, चाहे वो एसपीएससी हो। कभी ऐसा हो जाए कि जो चेयरमैन है ऐसे किसी भी कमीशन का, वो उपलब्ध नहीं है, वो बीमार हो गया है, या और कुछ सिनेरियो हो गया जिसकी वजह से वो अपने फंक्शंस को नहीं निभा रहा है। तो ऐसी परिस्थिति में क्या होगा? ऐसी परिस्थिति में ये होगा कि जो बाकी के मेंबर्स हैं ना, जो बाकी के अवेलेबल मेंबर्स हैं, उनमें से किसी व्यक्ति को चुना जाएगा, और वो व्यक्ति उन सारी जिम्मेदारियों को निभाएगा जो चेयरमैन होने की होती हैं। और कल को जब चेयरमैन वापस आ जाएगा, तो फिर वो चेयरमैन वापस से अपना कारभार संभाल लेगा। ठीक है, और ये कौन चुनता है? प्रेसिडेंट चुनता है। तो अगर जॉइंट पब्लिक सर्विस कमीशन की बात है या यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन की बात है, वहां पे चेयरमैन अवेलेबल नहीं है, तो किस दूसरे व्यक्ति को चेयरमैन बनाना है तब तक के लिए ये कौन डिसाइड करेगा? प्रेसिडेंट। और अगर यही बात स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन के साथ होगी तो कौन करेगा? गवर्नर। ठीक है, क्लियर है सर? समझ में आ गया? सिंपल सा पॉइंट है। ठीक है, तो लिख लो इस बात को। इफ द चेयरमैन ऑफ द यूपीएससी और जेपीएससी is not available, then the president appoints
one of the members to be the chairman, in case of UPSC and JPSC. The same power is exercised by governor in case of SPSC, स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन। ठीक है, तो जहां तक बात यूपीएससी की है, जहां तक बात जेपीएससी की है, अगर उसका चेयरमैन उपलब्ध नहीं होगा तो प्रेसिडेंट साहब चूज करेंगे किसी अन्य व्यक्ति को जो उस चेयरमैन होने का कार्यभार संभालेगा, और अगर यही काम स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन के संबंध में करना होगा तो गवर्नर साहब की जिम्मेदारी होगी किसी अन्य व्यक्ति को चेयरमैन के तौर पर चुनने की। ठीक है, अब देखिए सबसे इंपॉर्टेंट बात पे आ रहे हैं हम लोग, टर्म ऑफ ऑफिस पे, कि कितना टर्म होगा। तो दोस्तों कोई भी मेंबर जो होगा किसी भी पब्लिक सर्विस कमीशन का, उसका जो टर्म है, जो नॉर्मल टर्म है, वो है 6 साल का। तो 6 साल तक के लिए अपने पद पर बना रहता है। ठीक है, अब दूसरा क्राइटेरिया होता है एज का, और एज का क्राइटेरिया क्या है कि अगर वो मेंबर यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन का है तो उसकी जो रिटायरमेंट एज है वो है 65 ईयर्स। और अगर दोस्तों वो एक मेंबर स्टेट कमीशन का है या फिर जॉइंट कमीशन का है तो वहां पे जो रिटायरमेंट एज है दोस्तों वो है 62 ईयर्स। कितनी है? 62 ईयर्स। तो जो नॉर्मल टर्म है सभी लोगों का, चाहे फिर आप यूपीएससी के मेंबर हो, चाहे फिर आप एसपीएससी के मेंबर हो, चाहे फिर आप जेपीएससी के मेंबर हो, टर्म 6 साल का है सबका, पर रिटायरमेंट एज अलग अलग है। यूपीएससी के मेंबर्स के लिए रिटायरमेंट एज 65 है, और एसपीएससी और जेपीएससी के लिए जो रिटायरमेंट एज है दोस्तों वो है 62 ईयर्स। कितनी है? 62 ईयर्स। तो नोट कर ले इस पॉइंट को। द टर्म ऑफ ऑफिस ऑफ द members of UPSC, SPSC and JPSC is 6 years. सबके लिए। However, the retirement age for UPSC is 65 years and for SPSC and JPSC is 62 years. 62 years. ठीक है, क्लियर है, समझ में आ गया? चलो ठीक है, ठीक है। हाँ बिल्कुल, अब इसमें 2 बातें और ऐड कर लो, 2 बातें और याद कर लो। अब जरूरी नहीं है दोस्तों कि किसी व्यक्ति को मेंबर के तौर पर चुना गया है यूपीएससी के लिए, जेपीएससी के लिए या फिर एसपीएससी के लिए, कि वो अपना पूरा टर्म गुजारे। वो रेजिग्नेशन भी दे सकता है। तो रेजिग्नेशन के बारे में क्या नियम कानून है? अगर कोई भी व्यक्ति यूपीएससी का मेंबर है, अगर कोई भी व्यक्ति जेपीएससी का मेंबर है, तो वो रेजिग्नेशन किसको देता है दोस्तों? प्रेसिडेंट। किसको देता है? प्रेसिडेंट।
अगर कोई व्यक्ति एसपीएससी का मेंबर है तो वो किसको देता है रेजिग्नेशन? गवर्नर को। ठीक है, गवर्नर को। दी members of UPSC and JPSC give resignation to the president, while the members of SPSC to गवर्नर। एसपीएससी के मेंबर किसको देते हैं? गवर्नर को। वही सिंपल सा लॉजिक है। अपॉइंटमेंट प्रेसिडेंट ने किया था यूपीएससी के मेंबर्स का, जेपीएससी के मेंबर्स का, तो रेजिग्नेशन भी प्रेसिडेंट को देते हैं। इसी तरीके से एसपीएससी के मेंबर्स का अपॉइंटमेंट गवर्नर ने किया था तो रेजिग्नेशन भी गवर्नर को देते हैं। अब आते हैं बात रिमूवल की। रिमूवल की जो चर्चा है हम लोग अभी करेंगे अगले आर्टिकल में, आर्टिकल 317 के अंदर। ठीक है, बस एक छोटी सी बात और है, अगर दोस्तों कभी भी किसी भी व्यक्ति को मेंबर बनाया जाता है, ठीक है, यूपीएससी का, जेपीएससी का या एसपीएससी का, तो जब भी उसका टर्म पूरा हो जाता है वो दोबारा से अपॉइंट नहीं हो सकता है अपने उस ऑफिस में। ठीक है, तो अगर कोई यूपीएससी का मेंबर है और उसका टर्म पूरा हो रहा है तो वो व्यक्ति दोबारा अपॉइंट नहीं हो पाएगा यूपीएससी के लिए। सेम विद जेपीएससी, सेम विद एसपीएससी। ठीक है, तो जिस कमीशन से आप रिटायर हो रहे हो आप उसके दोबारा मेंबर नहीं बन पाओगे, आप इनएलिजिबल हो फॉर रीअपॉइंटमेंट। ठीक है, द मेंबर्स ऑफ यूपीएससी, the members of UPSC, JPSC and SPSC are ineligible for reappointment. ठीक है, दोबारा उनका अपॉइंटमेंट करना वुड नॉट बी पॉसिबल। ठीक है, क्लियर है यहां तक? एक बार चैट बॉक्स में वाई टाइप कर दो सभी लोग। ठीक है, क्लियर है? चलो अब ध्यान से सुनो, रिमूवल की डिस्कशन कर रहा हूं, मतलब आर्टिकल 317 की चर्चा कर रहा हूं। देखिए कई बार बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, इसलिए बड़ा ध्यान से सुनिएगा दोस्तों। अगर कोई भी व्यक्ति जो यूपीएससी का मेंबर हो, चाहे जेपीएससी का मेंबर हो, चाहे एसपीएससी का मेंबर हो, ऐसे व्यक्ति को अगर आपको उसके पद से हटाना है तो उसके बारे में प्रेसिडेंट के पास पावर है कि प्रेसिडेंट जो है रिमूवल ऑर्डर जारी करता है ऐसे किसी भी मेंबर का। ध्यान से सुनिएगा, बहुत जरूरी बात है। ठीक है, कौन जारी करेगा? प्रेसिडेंट। पर दोस्तों प्रेसिडेंट के पास जो आधार होना चाहिए रिमूव करने का ऐसे किसी भी मेंबर को, वो केवल एक आधार है और वो आधार है मिसबिहेवियर का। क्या आधार है? मिसबिहेवियर का। और दोस्तों प्रेसिडेंट मनमाने तरीके से या अपनी खुद की इच्छा से ऐसा कोई रिमूवल ऑर्डर जारी नहीं कर सकता है। इसके बारे में प्रक्रिया यह है कि जो हमारा सुप्रीम कोर्ट है वो इंक्वायरी करता है। तो प्रेसिडेंट क्या करेगा? किसी भी व्यक्ति के रिमूवल के संबंध में रेफरेंस भेजेगा सुप्रीम कोर्ट के पास और सुप्रीम कोर्ट उसके बारे में इंक्वायरी कंडक्ट करेगा और तब जाकर अगर इंक्वायरी के अंदर ये प्रूव हो पाया
कि उस मेंबर ने मिसबिहेवियर किया है, तब जाकर जो प्रेसिडेंट साहब हैं उस व्यक्ति को रिमूव कर पाएंगे, उस व्यक्ति को रिमूव कर पाएंगे। तो दोनों का रोल है, प्रेसिडेंट साहब का भी रोल है और सुप्रीम कोर्ट का भी रोल है। तो याद रखिएगा, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि जो रिमूवल का तरीका है वो वही तरीका है जो किसी सुप्रीम कोर्ट के जज को रिमूव करने के लिए लगाया जाता है। नहीं 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 नहीं, ये कंफ्यूज मत होना दिमाग में। तरीका वो नहीं है जो सुप्रीम कोर्ट के जज को रिमूव करने के लिए फॉलो किया जाता है, नहीं। सुप्रीम कोर्ट का रोल है। सुप्रीम कोर्ट का रोल क्या है कि सुप्रीम कोर्ट इंक्वायरी कंडक्ट करता है कि उस व्यक्ति ने सही में मिसबिहेवियर किया है या नहीं किया है। दैट्स इट। ठीक है, तो नोट कर लो फटाफट से। 370 एज पर आर्टिकल 317 दी मेंबर्स, और जब मैं मेंबर्स लिख रहा हूं ना उसमें चेयरमैन इंक्लूडेड है, ठीक है, तो कंफ्यूज मत हो जाना। वैसे इसमें अलग अलग लिखा हुआ है पर मैं जब लिख रहा हूं तो उसमें इंक्लूडेड है, साथ सब लोगों की बात कर रहा हूं। द मेंबर्स ऑफ द पब्लिक सर्विस कमीशंस, of the public service commissions can be removed by the president on the ground of misbehavior after the Supreme Court, ऐसे लिख दे रहा हूं, इसका मतलब है सुप्रीम कोर्ट, after the Supreme Court has conducted an inquiry in this regard, ठीक है। तो निकालता कौन है? प्रेसिडेंट। किस आधार पर निकालता है? मिसबिहेवियर के। और कब निकालता है? जब सुप्रीम कोर्ट इसके संबंध में इंक्वायरी कंडक्ट कर लेता है। ठीक है, आ गया समझ में? मनीला बेटा मेरे साथ प्रोसीजर है कि सुप्रीम कोर्ट इंक्वायरी करेगा कि उस व्यक्ति ने मिसबिहेवियर किया है या नहीं। दैट्स इट। हाँ बेटा, पब्लिक सर्विस कमीशंस मतलब तीनों के बारे में। ठीक है, चलो अब बढ़ते हैं नेक्स्ट स्टेप पे। एक छोटी सी बात है, वो है सस्पेंशन के संबंध में। अब वो मैं बोल दे रहा हूं, लिखने की जरूरत नहीं है, आप चाहें तो लिख लेना कहीं पे। ये जो मेंबर्स है ना पब्लिक सर्विस कमीशंस के, इनको सस्पेंड भी किया जा सकता है। तो अगर मान लीजिए कोई भी मेंबर है जिसके बारे में इंक्वायरी कंडक्ट की जा रही है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, तो उस मेंबर को सस्पेंड भी कर सकते हैं। ठीक है, तो अगर वो मेंबर हमारा क्या नाम है, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन का है या फिर जॉइंट पब्लिक सर्विस कमीशन का है, तो प्रेसिडेंट सस्पेंड कर देगा। और अगर वो स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन का है तो गवर्नर सस्पेंड कर देगा। बस शर्त क्या है दोस्तों? शर्त यही है कि उसके संबंध में इंक्वायरी चल रही हो, गवर्नर के द्वारा इंक्वायरी करी जा रही हो, गवर्नर कह रहा हूं, सुप्रीम कोर्ट के द्वारा इंक्वायरी करी जा रही हो उसके रिमूवल के संबंध में। ठीक है, क्लियर है? आगे बात समझ में? तो तब तक उस व्यक्ति को सस्पेंड करके रखते हैं जब तक उसके बारे में इंक्वायरी चलती है। नोट कर लो करना चाहो तो, बस इतना लिख लो, ब्रैकेट में लिख लो सस्पेंशन। ठीक है, बस उतने से याद आ जाएगा। ठीक है, ये तो हो गया मिसबिहेवियर का आधार सुप्रीम कोर्ट की इंक्वायरी।
अब इसके अलावा कुछ और परिस्थितियां हैं, कुछ और ऐसी सर्कमस्टांसेस हैं जहां पर जो प्रेसिडेंट है किसी भी व्यक्ति को, जो चाहे चेयरमैन हो चाहे मेंबर हो किसी भी पब्लिक सर्विस कमीशन का, उसको उसके पद से हटा सकता है। ठीक है, सस्पेंशन मतलब बेटा वो पद पे अभी बना हुआ है, उसको हमेशा के लिए नहीं हटाया है, थोड़े समय के लिए सस्पेंड कर दिया है बस। ठीक है बेटा, साइड साइड मत करो, स्लाइड अपलोड हो जाएगी, अपने लिखने की स्पीड बढ़ाओ। ठीक है, चलो अब सुनो अगली बात। ये तो मिसबिहेवियर की बात हो गई, सुप्रीम कोर्ट की इंक्वायरी की बात हो गई, ये हो गया एक जगह। अब सुनो दूसरी बात। दोस्तों कुछ ऐसे भी ग्राउंड्स हैं जिन ग्राउंड्स के ऊपर रिमूव किया जा सकता है किसी भी चेयरमैन को, किसी भी मेंबर को, किसी भी पब्लिक सर्विस कमीशन के प्रेसिडेंट के द्वारा। और वो ग्राउंड्स कैसे हैं? एब्सोल्यूट ग्राउंड्स हैं। एब्सोल्यूट ग्राउंड्स होने का मतलब क्या है? वहां पे सुप्रीम कोर्ट वगैरह का कोई रूल नहीं है, वहां पे कोई इंक्वायरी वगैरह कुछ नहीं होती। वहां पे कुछ फैक्ट्स हैं, अगर वो सेटिस्फाई हो गए तो आपको निकाल दिया जाएगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए किसी भी पब्लिक सर्विस कमीशन का कोई भी मेंबर हो या कोई भी चेयरमैन है, अगर वो एक इंसॉल्वेंट बन जाता है, अगर उसके बारे में घोषणा आ जाती है कि वो एक इंसॉल्वेंट व्यक्ति है, तो ऐसे व्यक्ति को दोस्तों हमारा जो प्रेसिडेंट है वो रिमूव कर सकता है। इसी तरीके से मान लीजिए कोई भी चेयरमैन है या कोई भी मेंबर है, वो उस पद पर बने रहते रहते अपने काम, अपने टर्म ऑफ एम्प्लॉयमेंट के दौरान कोई दूसरा पद संभालने लगता है, कोई ऑफिस ऑफ प्रॉफिट होल्ड करने लगता है। अगर ऐसी कोई सिचुएशन बनती है तो वहां पे भी प्रेसिडेंट के पास पावर होती है कि वो ऐसे किसी भी व्यक्ति को रिमूव कर सकते हैं। और इतना ही नहीं, मान लीजिए किसी और कारणवश, वॉट एवर बी द रीजन, किसी और कारणवश प्रेसिडेंट साहब को ऐसा लग रहा है कि ये जो व्यक्ति है, जो यूपीएससी का मेंबर है या चेयरमैन है, या एसपीएससी का मेंबर है या चेयरमैन है, या जेपीएससी का मेंबर है या चेयरमैन है, ये सही व्यक्ति नहीं, इस व्यक्ति को, इस पद को नहीं संभालना चाहिए, तो वो भी आधार हो सकता है कि प्रेसिडेंट उस व्यक्ति को हटा दे। उसे लग रहा है कि वो अनफिट है, वो अनफिट बाई माइंड भी हो सकता है, अनफिट बाई बॉडी भी हो सकता है, तो ऐसे किसी व्यक्ति को भी जो प्रेसिडेंट है वो रिमूव कर सकते हैं। ठीक है, तो नोट कर लो फटाफट से। इफ अ मेंबर और चेयरमैन ऑफ एनी, पीएससी लिख दे रहा हूं, उसका मतलब है पब्लिक सर्विस कमीशन, एनी पीएससी becomes insolvent or holds an office of profit or is otherwise considered अनफिट। ठीक है, तो अगर कोई भी मेंबर है, चेयरमैन है किसी भी पीएससी का, इंसॉल्वेंट बन जाता है या कोई ऑफिस ऑफ प्रॉफिट होल्ड कर लेता है या अदरवाइज अनफिट माना जाता है, ठीक है, द प्रेसिडेंट कैन remove such a person, the president can remove such a person, ऐसे व्यक्ति को प्रेसिडेंट हटा सकता है। ठीक है, इंसॉल्वेंट का मतलब समझते हो? वैसे कई बार हम लोगों ने डिस्कस किया है इसको। इंसॉल्वेंट का मतलब क्या होता है? एक ऐसा व्यक्ति जो दिवालिया हो गया है, मतलब उसके ऊपर उधारी ज्यादा है और वो उस उधारी को चुका नहीं पा रहा है, ऐसे व्यक्ति को हम बोलते हैं इंसॉल्वेंट। ठीक है, क्लियर है बेटा? हाँ बिल्कुल बिल्कुल सही। रिमूवल का मतलब बेटा क्या होता है? रिमूवल का मतलब टर्मिनेशन ही होता है ना। चल, अब हाँ ठीक है, ये पॉइंट लिखना चाहो तो लिख लो, वैसे मैं आपको बता देता हूं। मान लीजिए कोई भी व्यक्ति है जो चेयरमैन है या मेंबर है किसी भी पब्लिक सर्विस कमीशन का, अब वो अपने पद पर बने बने किसी भी कॉन्ट्रैक्ट का पार्टी बन जाता है, किसी भी सरकारी कॉन्ट्रैक्ट का।
केंद्र के साथ या केंद्र के या राज्य सरकार के साथ कभी भी अगर ऐसा हो जाए कि इंडिविजुअल कैपेसिटी में वो इंटरेस्टेड हो जाए किसी भी कॉन्ट्रैक्ट वगैरह में, तो ऐसी सिचुएशन में मतलब ये एक ऐसी सिचुएशन है जिसको बहुत ज्यादा एप्रिशिएट नहीं करता है हमारा भारतीय संविधान। और वो कहता है कि अगर कभी भी कोई भी व्यक्ति ऐसा करेगा, किसी ऐसे कॉन्ट्रैक्ट वगैरह में पार्टिसिपेट करेगा, ऐसी किसी सिचुएशन में अराइज होगा, तो मान लेंगे कि उसने मिसबिहेवियर किया है, मतलब वो मिसबिहेवियर का दोषी पाया जाएगा। जो हमने पढ़ा था ना कि अगर किसी व्यक्ति को निकालना है प्रेसिडेंट तो मिसबिहेवियर के आधार पर निकाल सकता है। तो अगर कोई व्यक्ति किसी कॉन्ट्रैक्ट वगैरह का पार्टी बनता है किसी सरकार के साथ या कोई भी प्रॉफिट कमाने की कोशिश करता है किसी भी ऐसे कॉन्ट्रैक्ट में, तो हम मान लेते हैं कि उसने मिसबिहेवियर किया है, मतलब ऐसे व्यक्ति को रिमूव किया जा सकता है। ठीक है, समझ गए? इतना एक दो पॉइंट लिख लो, बस इतना लिख लो दैट हाँ लिखवा ही देता हूं, छोड़ो, एक लाइन की बात है। इफ एनी मेंबर ऑफ PSC becomes the party to any contract concerned with union or state government, it will be considered as misbehavior, ये मिसबिहेवियर माना जाएगा। ठीक है, क्लियर है, समझ में आ गया? ठीक है, ऑल क्लियर? अभी तक जो भी कुछ लिखवाया, जो भी कुछ समझाया, समझ में आ गया? ऑफिस ऑफ प्रॉफिट इंक्लूड्स एवरीथिंग बेटा, कोई भी ऐसा प्रॉफिट जो अराइज हो रहा हो किसी भी पद की वजह से, ठीक है, आप नहीं कर सकते उसको, और अगर करोगे तो आपको रिमूव किया जा सकता है। ठीक है, चलो अब इसके बाद दोस्तों अगला जो आर्टिकल है 318 है, इसके अंदर बहुत छोटी सी बात है, बस इतना सा आप नोट कर लो कि अगर यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन है या जॉइंट पब्लिक सर्विस कमीशन है, तो उसके बारे में जो रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाए जाते हैं ना कि कैसे काम चलेगा, क्या स्टाफ होगा, उन स्टाफ वगैरह की क्या सैलरी होगी, ये सब कौन बनाता है? प्रेसिडेंट बनाता है। और अगर यही काम किसी स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन के बारे में करना हो तो ये काम कौन करता है? गवर्नर करता है। तो जो रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाने की पावर है कमीशंस के संबंध में, वो यूपीएससी और जेपीएससी के संबंध में है प्रेसिडेंट के पास, और स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन के संबंध में है गवर्नर के पास। और इस पावर में क्या क्या इंक्लूड होता है? जैसे कि कितने मेंबर कमीशन में मेंबर्स होंगे, क्या स्ट्रेंथ होगी, उनकी क्या कंडीशंस और सर्विस होंगी, ठीक है, उनका स्टाफ कितना होगा। जैसे आप लोग बार बार पूछ रहे थे ना कि सर क्या स्ट्रेंथ होती है किसी भी कमीशन की, यूपीएससी में कितने बंदे बैठ रहे हैं, स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन में कितने बंदे बैठ रहे हैं, जेपीएससी में कितने बंदे बैठ रहे हैं, तो ये सब कौन डिसाइड करता है? प्रेसिडेंट या फिर गवर्नर। अगर वो यूपीएससी की बात है, जेपीएससी की बात है, तो कौन डिसाइड करेगा? प्रेसिडेंट डिसाइड करेगा। और अगर किसी स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन की बात है तो कौन डिसाइड करेगा? गवर्नर करेगा। ठीक है, लिखवाऊं? लिखवाना जरूरी है? चलो लिखवा देता हूं, आप कंफ्यूज होते रहोगे वरना। ठीक है, एज पर आर्टिकल 318 the president has the power to make rules and regulations including determining the strength of the commission
in case of UPSC and JPSC, the same powers are vested in the same powers are vested in the governor in case of SPSC। ठीक है, तो ये रूल्स और रेगुलेशन बताते हैं, स्ट्रेंथ डिसाइड करते हैं, और क्या कहते हैं, एसपीएससी के संबंध में यही काम गवर्नर करते हैं। अच्छा ठीक है, चलो बहुत बढ़िया। ये कुछ छोटे छोटे से पॉइंट्स होते हैं, इसमें कुछ बहुत ज्यादा नहीं होता है। ठीक है, अब देखो एक बात याद होगा, मैंने आप लोगों को बताई थी जब मैं आप लोगों को पढ़ा रहा था आर्टिकल 316, आखिरी बात जो मैंने आपको आर्टिकल 316 में पढ़ाई थी, मैंने आपको क्या बोला था कि कोई भी व्यक्ति अगर कमीशन का मेंबर रह चुका है तो वो दोबारा से उस कमीशन का मेंबर नहीं बन पाता है, इनएलिजिबल फॉर रीअपॉइंटमेंट होता है। सही बात है, ये बात मैंने आपको बताई थी। अब इसमें एक पॉइंट और लिख लो। अब अगला जो आर्टिकल है ना 319 319, वो इसी के बारे में व्याख्या करता है कि कौन व्यक्ति कौन से पद को संभाल सकता है एक बार अगर उस वो पद पे बैठ गया है तो। पहले सुन लो फिर मैं आपको समझा देता हूं। ठीक है, तो मान लीजिए कि कोई भी व्यक्ति है जो यूपीएससी का मतलब यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन का चेयरमैन है। अगर कोई भी व्यक्ति ने अगर ये पद संभाल लिया एक बार, तो उस पद को संभालने के बाद, और ये बच्चे मैं नोट नहीं करवाऊंगा क्योंकि बहुत लंबा हो जाएगा, तो आप लिखते चलना। ठीक है, लिखते चलना साथ के साथ जब मैं आपको समझा रहा हूं। तो मैं क्या कह रहा हूं कि अगर कोई भी व्यक्ति चेयरमैन का पद संभाल चुका है यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन का, तो उस पद को संभालने के बाद वो कोई भी नौकरी नहीं कर सकता है, ना ही केंद्र सरकार के लिए ना ही किसी राज्य सरकार के लिए। बिल्कुल खत्म। अगर आप एक बार चेयरमैन बन गए फिर खत्म, आपका करियर खत्म। आप कुछ भी नहीं कर सकते, कोई नौकरी नहीं कर सकते, कोई भी, चाहे केंद्र सरकार के अंदर चाहे राज्य सरकार के अंदर। इसी तरीके से अगर कोई भी व्यक्ति है जो किसी स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन का चेयरमैन रह चुका है, तो वो व्यक्ति अपॉइंट हो सकता है यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन में। मतलब अगर स्टेट कमीशन का कोई व्यक्ति चेयरमैन है, वो अपनी रिटायरमेंट कह रहा हूं, अपना टर्म खत्म होने के बाद यूपीएससी जा सकता है। यूपीएससी का चेयरमैन भी बन सकता है, यूपीएससी का मेंबर भी बन सकता है, पर यूपीएससी का चेयरमैन और यूपीएससी का मेंबर छोड़कर वो कोई भी और नौकरी नहीं कर पाएगा, ना ही केंद्र सरकार के लिए ना ही किसी राज्य सरकार के लिए। तो जो चेयरमैन है स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन का, वो यूपीएससी तो जा सकता है, उसके अलावा उस बेचारे के लिए बड़ा मुश्किल है और कहीं पे जा पाना। ठीक है, इसी तरीके से मान लीजिए कोई भी मेंबर है यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन का, तो ये जो मेंबर है ये यूपीएससी का चेयरमैन तो बन सकता है आगे चल के, कभी अपना टर्म खत्म होने के बाद कल को वो चेयरमैन तो बन सकता है यूपीएससी का। पर दोस्तों यूपीएससी का चेयरमैन बन या फिर किसी स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन का, पर उसके अलावा वो दूसरी कोई नौकरी नहीं कर सकता है। तो मान लीजिए अगर मैं हूं और अभी मैं यूपीएससी का मेंबर हूं, तो कल को मैं चेयरमैन बन सकता हूं यूपीएससी का, कल को मैं चेयरमैन बन सकता हूं किसी स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन का, पर उसके अलावा और कोई दूसरी नौकरी नहीं कर पाऊंगा किसी भी केंद्र के लिए या फिर किसी भी राज्य सरकार के लिए। इसी तरीके से अगर मैं मेंबर हूं स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन का, तो मैं कल को चेयरमैन बन सकता हूं उस स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन का, या फिर मेंबर बन सकता हूं यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन का, या फिर चेयरमैन बन सकता हूं उस यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन का, पर उसके अलावा कोई भी दूसरी नौकरी नहीं कर पाऊंगा। घूम गए कि हो मेरे साथ, चक्कर आ गए क्या हो? पहले बताओ, चक्कर आए कि हो मेरे साथ? बड़ा आसान है, वो इतनी सारी इंफॉर्मेशन साथ में डंप हुई होगी ना, इसलिए थोड़ा सा घूम गए हो। देखो बड़ा सिंपल सा फंडा है, कैसे याद रखेंगे उसको, याद करने की ट्रिक सीखो। देखो बारी बारी से देखते हैं। अगर मैं चेयरमैन हूं यूपीएससी का, तो मेरा करियर खत्म। ठीक है, मैं कुछ नहीं कर सकता। ठीक है, सबसे आसान है याद रखना। दूसरे नंबर पे अगर मैं मेंबर हूं यूपीएससी का, ध्यान से सुनो बेटा, अगर मैं मेंबर हूं यूपीएससी का, तो मैं चेयरमैन बन सकता हूं यूपीएससी का, और चेयरमैन बन सकता हूं किसी भी स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन का।
उसके अलावा और कोई काम नहीं कर सकता, कोई नौकरी नहीं कर सकता, ना ही केंद्र सरकार के लिए ना ही राज्य सरकार के लिए। ठीक है, इसी तरीके से अगर मैं चेयरमैन हूं किसी स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन का, तो मैं यूपीएससी का मेंबर बन सकता हूं, यूपीएससी का चेयरमैन भी बन सकता हूं, पर उसके अलावा कोई दूसरी नौकरी नहीं कर सकता, ना ही केंद्र सरकार के लिए ना ही राज्य सरकार के लिए। और अगर मैं मेंबर हूं किसी स्टेट कमीशन का, स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन का, तो मैं उस स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन का चेयरमैन भी बन सकता हूं, यूपीएससी का मेंबर भी बन सकता हूं, यूपीएससी का चेयरमैन भी बन सकता हूं, उसके अलावा कोई नौकरी नहीं कर सकता हूं। तो ऐसे ऊपर से नीचे आओ, ट्रिकल डाउन करके, तो आपको समझ में आ जाएगा, याद हो जाएगा। ठीक है, और जेपीएससी के बारे में पूछोगे कि जॉइंट पब्लिक सर्विस कमीशन के बारे में क्या होता है, तो सेम रूल है जो स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन के बारे में। तो अगर जॉइंट पब्लिक सर्विस कमीशन के आप चेयरमैन हो, तो आप यूपीएससी के मेंबर बन सकते हो, यूपीएससी के चेयरमैन बन सकते हो। इसी तरीके से अगर आप जेपीएससी के मेंबर हो, तो जेपीएससी के चेयरमैन बन सकते हो, यूपीएससी के मेंबर बन सकते हो, और यूपीएससी के चेयरमैन बन सकते हो। सेम ट्रीटमेंट जो एसपीएससी का है, वही सेम ट्रीटमेंट जेपीएससी का होता है। ठीक है, क्लियर है? आ गई बात समझ में? हाँ, ऐसे बारी बारी से ऊपर से नीचे की तरफ आना है। चलो अब बढ़ते हैं अगले पॉइंट पर, और अगला पॉइंट सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स में से एक है, तो इसको बड़ा ध्यान से पढ़ना होगा बच्चे, आप सभी लोगों को ध्यान से सुनिएगा। इस टॉपिक का सबसे इंपॉर्टेंट आर्टिकल है ये वाला जो हम लोग अब पढ़ने वाले हैं, आर्टिकल 320 की बात कर रहा हूं। और ये जो हमने बात करी, ये जो क्रोनोलॉजी मैंने आपको बताई थी अभी कि क्या बन सकते हैं क्या नहीं बन सकते, वो आर्टिकल 319 था। ठीक है, अब आर्टिकल 320 जो है वो बच्चे बात करता है फंक्शंस की। ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है, ये हम लोग समझ गए कमीशन क्या है, कमीशन में कौन बैठ रहा है, उसकी स्ट्रेंथ क्या है, वो सारी बातें हम लोगों ने समझ ली। पर कमीशन करती क्या है हम लोगों ने ये तो अभी डिस्कस किया ही नहीं है। तो आर्टिकल 320 जो है बच्चे, वो इसी काम को करता है। और ध्यान से सुनिएगा, बड़े ध्यान से सुनिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है इस बात को समझना। देखिए दोस्तों, अगर यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन है, या स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन हो, या फिर जेपीएससी हो, इनकी सबसे प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी बच्चे क्या होती है? इनकी प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि इनको एग्जामिनेशन कंडक्ट कराना होता है। मैंने आपको बताया था ना शुरू में, इनको एग्जामिनेशन कंडक्ट कराना होता है। किसके बारे में एग्जामिनेशन? उन नौकरियों के संबंध में जो केंद्र की नौकरियां हैं या राज्य की नौकरियां। तो केंद्र के लेवल की जितनी भी नौकरियां हैं उनके संबंध में एग्जामिनेशन कंडक्ट कराना किसकी जिम्मेदारी है? यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन। राज्य के लेवल पे जितनी भी नौकरियां हैं उनके संबंध में एग्जामिनेशन कंडक्ट कराने की किसकी जिम्मेदारी है? स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन की, या फिर जहां पे जॉइंट पब्लिक सर्विस कमीशन है उस जॉइंट पब्लिक सर्विस कमीशन की। ठीक है, क्लियर है? ये तो हो गई प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी। इसके अलावा अगर यूपीएससी है तो उसकी एक और जिम्मेदारी बनती है। वो जिम्मेदारी क्या है? कि मान लो यूपीएससी को रिक्वेस्ट की जा रही है दो या दो से ज्यादा राज्यों के द्वारा कि उन स्टेट्स की सहायता करी जाए यूपीएससी के द्वारा, किस बारे में? उन स्कीम्स को बनाने के बारे में जो जॉइंट रिक्रूटमेंट के सर्विसेज, जॉइंट रिक्रूटमेंट के बारे में है, किसी भी सर्विसेज से जुड़ी हुई। ठीक है, तो उसके बारे में मान लीजिए कोई भी स्पेशल क्वालिफिकेशन अगर रिक्वायर्ड है तो क्या होगी, कैसे मैनेज किया जाएगा। मतलब कहने का मतलब है कि वैसे तो यूपीएससी की जो जिम्मेदारी है वो बड़ी सटीक है कि उसको क्या करना है कि केंद्र के लेवल की जो नौकरियां हैं उनका एग्जामिनेशन कंडक्ट कराना है। पर इतना ही नहीं, यूपीएससी एक बड़ी अथॉरिटी है ना। मान लीजिए कोई भी राज्य है या राज्य सरकारें हैं, दो से ज्यादा हैं, वो यूपीएससी से सहायता मांगे, कहें कि हम कोई भी एग्जामिनेशन कंडक्ट करने जा रहे हैं या कोई भी ऐसी नौकरी है जिसके लिए कोई स्पेशल क्वालिफिकेशन की जरूरत है, तो आप हमको सहायता करो, हमको गाइड करो कि हमको कैसे पॉलिसी बनानी चाहिए, कैसे एग्जाम कंडक्ट करना चाहिए। तो यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन की जिम्मेदारी होगी, कभी भी ऐसा कोई रिक्वेस्ट उसके पास आएगा तो वो इस जिम्मेदारी को भी निभाएगा। ठीक है, क्लियर है? लिख ले इस बात को थोड़ा सा। एज पर आर्टिकल 320, the primary duty of UPSC is to conduct examinations for the services of the union, for the services of the union। ठीक है,
the same duty is of SPSC and JPSC in relation to state services, राज्य की सर्विसेज के बारे में यही जिम्मेदारी स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन की होती है और जॉइंट पब्लिक सर्विस कमीशन की होती है। ठीक है, ये पॉइंट नोट कर लिया, क्लियर है। अब इसमें ब्रैकेट में ही लिख लो, एक छोटी सी 2 शब्द लिख लो, स्पेशल रिक्वेस्ट बाय स्टेट्स, उससे आपको दूसरा पॉइंट याद रह जाएगा कि अगर कभी भी कोई स्पेशल रिक्वेस्ट करी जा रही है स्टेट्स के द्वारा तो यूपीएससी उनकी हेल्प करेगा, दैट्स इट। ठीक है, ठीक है, आ गया यहां तक समझ में। अब अगला पॉइंट सुनो। मान लीजिए दोस्तों, केंद्रीय सरकार या फिर राज्य सरकार कोई भी पॉलिसी फ्रेम कर रही है, कोई भी नियम कानून बना रही है, कोई भी नीति लेके आ रही है, और वो पॉलिसी के अंदर इन्हीं सर्विसेज की चर्चा हो रही है। जैसे फॉर एग्जांपल, किसी व्यक्ति को चुनने के लिए क्या क्वालिफिकेशंस चाहिए होंगे, अगर कोई व्यक्ति चुना गया तो उसकी क्या कंडीशंस ऑफ सर्विसेज होंगी, कल को जब रिटायर होगा तो वो उसको क्या बेनिफिट्स मिलेंगे। मतलब वो जो सारी बातें हैं जो किसी भी व्यक्ति की नौकरी से जुड़ी हुई हैं, जो यूनियन की या स्टेट की सर्विसेज के लिए चुना गया है, या उसको चुनने की जो प्रक्रिया है उसके बारे में अगर कोई बात है, तो अगर ऐसी कोई भी पॉलिसी बनाई जाएगी केंद्रीय सरकार के द्वारा केंद्रीय सर्विसेज के बारे में, तो ये रेस्पॉन्सिबिलिटी होगी बच्चों केंद्रीय सरकार की कि वो यूपीएससी को कंसल्ट करेगी ही करेगी। और इसी तरीके से अगर राज्य की सर्विसेज के बारे में अगर ऐसी कोई पॉलिसी बनाई जाएगी राज्य सरकार के द्वारा, तो राज्य सरकार की दोस्तों ये जिम्मेदारी होगी कि वो स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन या फिर जॉइंट पब्लिक सर्विस कमीशन को कंसल्ट करेगी। कहने का मतलब है, जब भी कोई पॉलिसी बनती है अपॉइंटमेंट से रिलेटेड या कंडीशंस ऑफ सर्विस से रिलेटेड, ये मैंडेटरी होता है, इट इज एसेंशियल, इट इज नॉट अ मैटर ऑफ चॉइस। ये चॉइस की बात नहीं है, करने को कर लिया, नहीं करने को नहीं किया, नो, इट इज अ मैटर ऑफ ड्यूटी कि इनको कंसल्ट किया ही जाएगा। केंद्र की सर्विसेज के बारे में यूपीएससी को और राज्य की सर्विसेज के बारे में एसपीएससी से। ठीक है, क्लियर है? तो इस पॉइंट को नोट कर लो। इट इज द ड्यूटी ऑफ द यूनियन गवर्नमेंट to consult UPSC before framing any policy in relation to the conditions of service, in relation to the conditions of service or the manner of appointment for services of the union. The same is the duty of the state government the same is the duty of state government in relation to the
सर्विसेज, द सर्विसेज ऑफ द स्टेट, द सर्विसेज ऑफ द स्टेट। ठीक है, ये ड्यूटी होती है केंद्र सरकार की, वो जब भी कोई पॉलिसी फ्रेम करे अपॉइंटमेंट से संबंधित या कंडीशंस और सर्विसेज संबंधित यूनियन सर्विसेज के बारे में, वो यूपीएससी को कंसल्ट करे। और यही जिम्मेदारी राज्य सरकारों की होगी जब वो ऐसी कोई पॉलिसी बनाएंगी स्टेट सर्विसेज के संबंध में, कि वो कंसल्ट करें एसपीएससी को और जेपीएससी को। ठीक है, ये पॉइंट आपका क्लियर हो गया। और ऐसे ही लिखना है सेम टू सेम एग्जाम के अंदर। ठीक है, ज्ञान नहीं बट रहा है, ये सारी चीजें आपके एग्जाम में जानी चाहिए। ठीक है, अब आखिरी बात इससे जुड़ी हुई, जब भी ऐसी कोई पॉलिसी फ्रेम की जाएगी यूनियन गवर्नमेंट के द्वारा या फिर स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा, तो जरूरी होता है कि उस पूरे प्रोसेस को, उस पूरी पॉलिसी को ले डाउन किया जाए पार्लियामेंट के द्वारा, अगर केंद्र की बात है तो, स्टेट लेजिस्लेचर के सामने अगर क्या कहते हैं राज्य सरकार की बात है तो। और जब वहां पे वो ले डाउन किया जाता है लोकसभा राज्यसभा के सामने या स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज के सामने, तो वो जो असेंबली है या फिर वो जो पार्लियामेंट है, उसमें अगर उनको कोई जरूरी बदलाव करना है तो वो बदलाव भी कर सकते हैं। तो मान लीजिए सरकार ने, केंद्रीय सरकार ने कोई भी पॉलिसी बनाई अपॉइंटमेंट से संबंधित, कंडीशंस ऑफ सर्विसेज से संबंधित, अब वो पॉलिसी बन के तैयार है। ये मैंडेटरी है कि उस पॉलिसी को लागू करने से पहले आपको उसे पहले पार्लियामेंट के सामने पेश करना होगा। पार्लियामेंट उसके ऊपर डिबेट एंड डिस्कशन करेगी। हो सकता है कि उसको वैसे का वैसा ही अलाउ कर दे जैसी बनाई थी, पॉलिसी फ्रेम की थी। ऐसा भी हो सकता है कि उसमें कुछ बदलाव करे, जो बदलाव करने की उसके पास पावर्स है। यही सेम लॉजिक आप अप्लाई कर दो स्टेट के लेवल पर, वही सेम पावर स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के पास भी होती है जब उसके सामने ऐसी कोई पॉलिसी ले की जाती है। ठीक है, इसको लिखने की जरूरत है। आप बताओ, ये लिखना चाहते हो? इसमें कुछ भी ऐसा मतलब बहुत इंपॉर्टेंट बात नहीं है, इट इज जस्ट द पार्ट ऑफ प्रोसेस जो आपको याद रखना है कि जब भी कोई ऐसी पॉलिसी फ्रेम होगी, इट मस्ट बी लेड बिफोर द पार्लियामेंट और द स्टेट लेजिस्लेचर। ठीक है, ठीक है, एक लाइन लिख देता हूं बस, उससे आपको याद आ जाएगा। ऑल सच पॉलिसीज मस्ट बी laid before the parliament और स्टेट लेजिस्लेचर। एसएल मतलब स्टेट लेजिस्लेचर, एज द केस में भी, एज द केस में भी, जैसा भी हो। ठीक है, तो उसको पार्लियामेंट के सामने लेकर होगे या फिर स्टेट लेजिस्लेचर के सामने। ठीक है, समझ में आ गए फंक्शंस क्या हैं? नहीं बेटा, वही तो मैं कह रहा हूं, मेरा काम ही यही है, वही आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं। ठीक है, आप ऐसे पढ़ने की कोशिश करोगे ना कि आर्टिकल 320 का 3 मेरे को समझ में नहीं आ रहा है, एक एक लाइन पढ़ने की कोशिश करोगे तो आएगा भी नहीं समझ में। मैंने आपको ये पैरा लिखवाया ना, ये पूरा पैरा उसी के बारे में। आपको इतना याद रखना है, इतना समझना है, एग्जाम के अंदर इतना ही लिख के आना है। ठीक है, अब इसके बाद जो दोस्तों अगला एक छोटा सा पॉइंट है, बहुत ही छोटा सा पॉइंट है, जो आर्टिकल 321 के अंदर लिखा हुआ है कि ये बात तो ठीक है कि जो पावर्स और प्रोसीजर्स हम लोगों ने समझे आर्टिकल 320 के अंदर, वो जिम्मेदारियां हैं यूपीएससी की, एसपीएससी की। पर दोस्तों एक बात याद रखिएगा, अगर पार्लियामेंट चाहे तो इन फंक्शंस को कल को बढ़ा भी सकता है। किसके फंक्शंस को? यूपीएससी के फंक्शंस को। इसी तरीके से अगर स्टेट लेजिस्लेचर चाहे तो किसी भी राज्य का, तो वो उन फंक्शंस को, उन पावर्स को बढ़ा सकता है जो किसी भी एसपीएससी की है, स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन की है। तो ये फंक्शंस जो हम लोगों ने अभी पढ़े सेक्शन 320 आर्टिकल 320 के अंदर, ये फिक्स नहीं है, इनमें बढ़ावा किया जा सकता है, पावर्स भी बढ़ाई जा सकती हैं, जिम्मेदारियां भी बढ़ाई जा सकती हैं। इंपॉर्टेंट आपको याद क्या रखना है? पार्लियामेंट बढ़ाएगी यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन के संबंध में, जॉइंट पब्लिक सर्विस कमीशन के संबंध में, और स्टेट लेजिस्लेचर बढ़ाएगी किसके संबंध में? स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन।
ठीक है, क्लियर है, आ गई बात समझ में? तो इस पे एक लाइन लिख लो, एक पॉइंट लिख लो, एज पर आर्टिकल 321 the powers and functions of the UPSC, JPSC and SPSC can be extended by the parliament or state legislature as the case may be, इसका मतलब समझ पा रहे हो ना? एज द केस में भी का मतलब क्या है? एज द केस में भी मतलब अगर यूपीएससी की बात है, जेपीएससी की बात है तो पार्लियामेंट, और अगर एसपीएससी की बात है तो स्टेट लेजिस्लेचर। ठीक है, क्लियर है? मतलब क्या कह रहे हो पारुल? आप प्लीज एक बार अपने लैंग्वेज में बता दो। ये बताया तो बेटा, ये क्या बताया? यही तो बताया है कि भाई यूपीएससी अगर कोई भी पॉलिसी बना रही है कंडीशंस ऑफ सर्विसेज के बारे में, अपॉइंटमेंट के बारे में, तो वो क्या कहते हैं, अगर यूनियन गवर्नमेंट बना रही है तो यूपीएससी को कंसल्ट करेगी। वही लिखा हुआ है बेटा, वो सारी चीजें, वो एक एक बात, एक एक अलग अलग शब्द इस्तेमाल करके लिखा हुआ है, पर जो उसका एसेंस है वो वही है। मैंने आपको कितनी बार समझाया है कि आप स्टैट्यूट को याद करने की कोशिश मत करो। ये हम यहाँ पे कोई गीता नहीं पढ़ रहे हैं कि आप उसके एक एक लाइन की इंटरप्रिटेशन या एक एक शब्द की इंटरप्रिटेशन करने की कोशिश करोगे। ऐसा नहीं करना है बेटा। हम लोग यहाँ पे समझने को बैठे हैं कि कहाँ पे क्या बात कही जा रही है, जिससे कल को अगर उस पर सवाल पूछा जाए तो उस बात को हम लिख पाए। समझो, ऐसे थोड़ी ना हम लोग चलेंगे कि अरे सर ये कॉमा कहाँ पे लगा हुआ है, ये कॉमा मेरे को बता दो। ऐसा नहीं होता बेटा, ठीक है? तो चीज को समझो। अभी मैंने आपको बताया एज द केस में भी लिखा है बेटा, एज द केस में भी। चलो, अब इसी के साथ अगला छोटा सा पॉइंट है आर्टिकल 322 के अंदर जो एक्सपेंसेस की बात करता है, और वो क्या बोलता है कि जो भी खर्चा है यूपीएससी का या एसपीएससी का, जिसमें सारी बातें आ जाती हैं, सैलरीज हो गई, अलाउंसेस हो गई, पेंशन्स वगैरह, ये सारी जो चीजें हो गई, ये किसके ऊपर चार्ज होती हैं? कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया पर या फिर कंसोलिडेटेड फंड ऑफ द स्टेट पर। अब ये मैं नहीं लिखवाऊंगा, ठीक है? अब बहुत मैंने स्पून फीडिंग कर ली है, खुद से लिखो। तो जो भी खर्चा है यूपीएससी का कहां पे चार्ज होगा? कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया पर। और जो भी खर्चा है स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन का या फिर जॉइंट पब्लिक सर्विस कमीशन का, वो कहां पे चार्ज होगा? कहां पे? कंसोलिडेटेड फंड ऑफ द स्टेट पे। और ये कहां पे लिखा है? आर्टिकल 322 में। लिखो फटाफट से, खुद लिखना सीखो, ठीक है? अरे रुक जाओ भाई, पहले खत्म कर लो। अब आखिरी बात लिख लिया, आर्टिकल 322 वाली बात लिख ली कि कहां पे चार्ज है, फंड्स लिख लेना। तो यूपीएससी का खर्चा, ठीक है, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, ठीक है? ये एमसीक्यू है आपके बेटा। और एसपीएससी का खर्चा, जेपीएससी का खर्चा, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ स्टेट, ठीक है? जेपीएससी में वो सारे राज्य आपस में शेयर कर लेंगे उस खर्चे को, ठीक है? अब आखिरी में आते हैं रिपोर्ट्स पर। रिपोर्ट्स ऑफ पब्लिक सर्विस कमीशंस। बहुत सिंपल सी बात है दोस्तों, ये ड्यूटी होती है हमारी यूनियन कमीशन की कि वो हर साल प्रेसिडेंट के सामने एक रिपोर्ट को सबमिट करते हैं। उस रिपोर्ट के अंदर वो बताते हैं कि पूरे साल के अंदर उस कमीशन ने क्या क्या काम किया है। ये जब रिपोर्ट सबमिट हो जाती है प्रेसिडेंट के पास, तो प्रेसिडेंट साहब की जिम्मेदारी बनती है कि वो उस रिपोर्ट को पेश करते हैं, कहां पर? पार्लियामेंट के सामने उसको ले डाउन करते हैं। और उसके साथ एक मेमोरेंडम लगाया जाता है जिसको हम बोलते हैं एक्सप्लेनेटरी मेमोरेंडम, जो एक्सप्लेन करता है कि किस बारे में क्या किया गया कमीशन के द्वारा। तो एक एक्सप्लेनेटरी मेमोरेंडम लगाया जाएगा और उसको पेश किया जाएगा लोकसभा के सामने भी, राज्यसभा के सामने भी। खासकर अगर कोई भी ऐसा मुद्दा है, ध्यान से सुनिएगा इस बात, मान लीजिए उस पूरे साल में कोई भी ऐसा मुद्दा रहा जहां पर कमीशन ने कोई भी राय दी थी,
सरकार को कि ऐसे पॉलिसी बनाओ या ये रूल बनाओ या ये रूल रेगुलेशन बनाओ, और मान लीजिए वो एडवाइस जो दी गई थी उस एडवाइस को एक्सेप्ट नहीं किया गया था सरकार के द्वारा, तो उस रिपोर्ट के अंदर स्पेसिफिकली इस बात को एक्सप्लेन करना पड़ता है कि वो क्या वजह रही कि जो कमीशन के द्वारा जो एडवाइस आई थी उनको उसको एक्सेप्ट नहीं किया गया था। अब आप सोचो, इस पॉइंट से, इस बात से आप अंदाजा लगा सकते हो बच्चों कि यूपीएससी का पर्पस या फिर यूपीएससी का जो पावर है वो कितना ब्रॉडर है, कितना बड़ा है, कि अगर सरकार उसकी एडवाइस को नहीं मान रही है तो उसे एक्सप्लेन करना पड़ रहा है सदन के सामने कि उसने क्यों एडवाइस नहीं मानी। तो क्या हमने सीखा अभी यहाँ पर कि हर साल जो भी पूरा काम करेगी कमीशन उसकी एक रिपोर्ट बनाएगी और चेयरमैन साहब रिपोर्ट सबमिट करेंगे प्रेसिडेंट साहब को, और प्रेसिडेंट साहब उस रिपोर्ट को लेआउट करेंगे लोकसभा और राज्यसभा के सामने। उसमें एक एक्सप्लेनेटरी मेमोरेंडम होगा जिसमें एक्सप्लेनेशन देना पड़ेगा कि क्यों कभी कोई एडवाइस दी गई थी कमीशन के द्वारा जिसको स्वीकार नहीं किया गया था। यही सेम चीज आप अप्लाई कर दो राज्य के लेवल पर भी कि जो स्टेट कमीशन है, जो स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन है, वो अपनी रिपोर्ट सबमिट करेगी गवर्नर को, और गवर्नर क्या काम करेगा, उसी काम को करेगा कि उसको लेआउट करेगा स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के सामने, या फिर अगर काउंसिल भी है तो काउंसिल के भी सामने, और उसके साथ साथ एक एक्सप्लेनेटरी मेमोरेंडम होगा जहां पे एक्सप्लेन किया जाएगा कि कभी कमीशन ने अगर कोई एडवाइस दी थी तो उसको क्यों एक्सेप्ट नहीं किया गया था। और मान लो अगर जॉइंट पब्लिक सर्विस कमीशन है तो जो राज्य, जो भी 2 3 4 राज्य है उन सबके गवर्नर्स को रिपोर्ट जाती है उस जॉइंट पब्लिक सर्विस कमीशन की, और फिर वो गवर्नर्स अपने अपने सदनों के अंदर उसको पेश करते हैं और साथ के साथ एक्सप्लेनेटरी मेमोरेंडम लगाते हैं। ठीक है, क्लियर है, आ गया समझ में? इसको लिखवाने की जरूरत है कि समझ गए हो? तो हर साल रिपोर्ट सबमिट होगी प्रेसिडेंट को, गवर्नर को, जो आगे चल के उस रिपोर्ट को सबमिट करेंगे पार्लियामेंट में या स्टेट लेजिस्लेचर में, जिसमें एक एक्सप्लेनेटरी मेमोरेंडम होगा जहां पे एक्सप्लेन करना होगा कि आपने कभी कोई एडवाइस क्यों नहीं मानी। बस, ठीक है। अब इससे आसान दुनिया में नहीं हो सकता बेटा। अगर अभी भी नहीं समझ में आ रहा तो दोबारा सोच लो भैया क्या करना है। ठीक है, क्लियर है? चल, ऑल क्लियर। अब मुझे बताओ, इलेक्शन कमीशन कह रहा हूं, यूपीएससी का कॉन्सेप्ट यहां पे समाप्त होता है। कुछ भी ऐसा पॉइंट जो समझ में नहीं आया है? अच्छा लिखवाऊं? ऐसा ना करो, ये आदत मत डालो कि हर चीज मेरे को लिखवानी पड़े। चलो अभी लिखवा दे रहा हूं, पर अगली बार से ध्यान रखना आसान पॉइंट्स को खुद लिखना सीखो। हर चीज फिर वो वाला हो जाए ना कि हम कोई 5th स्टैंडर्ड में थोड़ी ना बैठे हैं। चलो फिर भी लिख लो, पर आगे से खुद लिखना, ठीक है? हाँ, दी यूपीएससी, जेपीएससी and SPSC submits an annual report to the president or the governor as the case may be, who shall further lay it before the parliament or state legislature along with an explanatory memorandum. ठीक है, क्लियर है? अब तो समझ में आ गया? हाँ, लिख दिया, शॉर्ट में ही लिख दिया पर ये स्किल बेटा आप भी डेवलप करो। मैं आप लोगों को बार बार ये बात बोलता हूं कि लिखना सीखो, खुद से सीखो लिखना, क्योंकि जब तक खुद से लिखना नहीं सीखोगे किसी भी चीज को,
बहुत मुश्किल हो जाएगा, ठीक है। तो ये क्लासेस को आप पढ़ने के लिए भी यूज करो और ये भी देखा करो कि कैसे किसी भी चीज को हम लोग लिखते हैं। चल, बहुत अच्छा है। अब मुझे एक बात बता दो, पब्लिक सर्विस कमीशन वी आर ऑल डन। हाँ, हो गया फाइनली। चलो, मजा आया पढ़ने में ना, काफी बढ़िया बढ़िया चीज सीखने को मिली। अब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक होने वाला है बेटा बेटा, दैट इज गोइंग टू बी द इलेक्शन कमीशन। बहुत बढ़िया टॉपिक है, बहुत मजेदार टॉपिक है और ज्यादा लेंदी भी नहीं है, आराम से हो जाएगा, कोई ज्यादा हेडेक लेने की जरूरत नहीं है हम लोगों को, ठीक है। तो अब अगला जो टॉपिक होगा वो हम करेंगे इलेक्शन कमीशन। तो अब मुझे बताओ, ब्रेक अभी ले लें? अभी ब्रेक ले लिया जाए, क्योंकि फिर एक बार इलेक्शन कमीशन शुरू हो जाएगा तो बीच में ब्रेक पॉसिबल नहीं होगा। तो अभी ब्रेक ले लेते हैं। अभी दोस्तों मेरे फोन में 5:01 हो रहा है, ठीक है। जैसे ही मेरे फोन में 5:06 होगा, एट दैट पॉइंट मैं क्लास को दोबारा से रिज्यूम कर दूंगा। तो माइंड को फ्रेश करके आओ, नए टॉपिक की शुरुआत करेंगे, विच इज गोइंग टू बी द इलेक्शन कमीशन। चलो आ जाओ, फटाफट पानी वानी पियो।
चलिए दोस्तों, समय समाप्ति की घोषणा शुरू करते हैं अपने नए टॉपिक के साथ, विच इज गोइंग टू बी द इलेक्शन कमीशन। और इसके अंदर हम लोग डिस्कस करेंगे आर्टिकल 324 से 329 को। बहुत ही ज्यादा आसान है कॉन्सेप्ट, बहुत बेसिक है, कुछ भी मेहनत नहीं करनी है, बस एक बार स्ट्रक्चर समझ लो कि क्या क्या बातें हैं, ठीक है। और जो नोट करवाऊं उसको नोट करते हुए चलना। चल आ जाओ। तो देखो, सबसे पहले तो आप समझो कि स्टेट जो इलेक्शन कमीशन है, सॉरी इलेक्शन कमीशन जो है, उसकी जिम्मेदारी क्या है उसको समझ लेते हैं। दोस्तों, इलेक्शन कमीशन की ये जिम्मेदारी है कि वो इलेक्शन कंडक्ट करवाती है। किस किस के इलेक्शन कंडक्ट करवाती है? लोकसभा के इलेक्शंस, राज्यसभा के इलेक्शंस मतलब पार्लियामेंट के इलेक्शन, इसी तरीके से स्टेट लेजिस्लेचर्स के इलेक्शन, और जहां पे जिन राज्यों में स्टेट काउंसिल है उन स्टेट काउंसिल्स के इलेक्शंस। उसके अलावा प्रेसिडेंट के पद के जो इलेक्शंस होते हैं वो इलेक्शंस। उसके अलावा वाइस प्रेसिडेंट के पद के जो इलेक्शंस होते हैं वो इलेक्शन। इन सारे ही इलेक्शंस को कंडक्ट करने की जिम्मेदारी जो हमारे भारतीय संविधान के अंदर दोस्तों दी गई है, वो दी गई है इलेक्शन कमीशन को, जिसको हम बोलते हैं इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। ठीक है, तो इसको नोट कर लो सबसे पहले। the primary responsibility of the, शॉर्ट में लिखूंगा बेटा ECI, इसका मतलब है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। The primary responsibility of the election commission of India is to conduct elections of the, शॉर्ट में लिख रहा हूं, लोकसभा, राज्यसभा, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज SLAs, स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल्स, द प्रेसिडेंट and the vice president ठीक है, क्लियर है। जो प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है हमारी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की, उसकी जिम्मेदारी है कि वो इलेक्शन कंडक्ट कराती है। और किस किस के इलेक्शन कंडक्ट कराती है? लोकसभा के, राज्यसभा के, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के, स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल के, प्रेसिडेंट के और वाइस प्रेसिडेंट के। ठीक है, क्लियर है। इसके बाद दूसरे नंबर पे बात आती है कंपोजिशन कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया में कितने लोग होते हैं, कौन कौन होता है। तो इसके बारे में दोस्तों जो पावर है वो प्रेसिडेंट के पास है। देखो, एक पद तो फिक्स है, वो है किसका? चीफ इलेक्शन कमिश्नर का। इस नाम को भी याद रखिए, चीफ इलेक्शन कमिश्नर, ये पद तो फिक्स है। इसके अलावा बाकी के कितने इलेक्शन कमिश्नर्स होंगे इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के अंदर, ये कौन डिसाइड करता है दोस्तों? ये प्रेसिडेंट डिसाइड करता है। और किस आधार पर डिसाइड करता है? जरूरत के अनुसार। तो जैसी जरूरत लगेगी प्रेसिडेंट साहब को, उस हिसाब से वो बाकी के इलेक्शन कमिश्नर्स को अपॉइंट करते हैं। ठीक है, समझ में आ गया? दी ECI मतलब इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया shall consist of a chief election commissioner, and such other election commissioners, as the president may appoint, ठीक है। तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के अंदर एक तो चीफ इलेक्शन कमिश्नर साहब तो होंगे ही होंगे,
उनके अलावा बाकी के जो इलेक्शन कमिश्नर्स होंगे वो होंगे उतने जितने प्रेसिडेंट साहब समय समय पर अपॉइंट करते रहेंगे। ठीक है, क्लियर है, समझ में आ गया। और ये कौन है चीफ इलेक्शन कमिश्नर साहब, कौन है, ये लीडर है, ये हेड है हमारी इलेक्शन कमीशन के। ठीक है, अब देखिए ये तो बात हो गई चीफ इलेक्शन कमिश्नर की और इलेक्शन कमिश्नर की। अब एक और कॉन्सेप्ट होता है, मतलब एक और पद होता है जिसको हम बोलते हैं रीजनल कमिश्नर्स। क्या बोलते हैं, रीजनल कमिश्नर्स। अब इसके बारे में क्या बात है, मान लीजिए दोस्तों इलेक्शंस आने वाले हैं, लोकसभा के इलेक्शंस आने वाले हैं, राज्यसभा के, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के, और प्रेसिडेंट साहब को ऐसा लग रहा है कि जो जिम्मेदारी है इलेक्शन कमीशन की वो बढ़ने वाली है। तो ऐसी सिचुएशन में प्रेसिडेंट साहब के पास ये भी पावर है कि वो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया से कंसल्ट करेंगे और उस कंसल्ट को करने के बाद रीजनल कमिश्नर्स को अपॉइंट करेंगे, जो रीजनल कमिश्नर सहायता करेंगे हमारे इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की उन इलेक्शंस को कंडक्ट को कराने के लिए। देखो ध्यान से सुनो, हमारा देश दोस्तों बहुत बड़ा देश है, कितनी बड़ी जनता, और बड़ा जब मैं बोलता हूं ये दोनों आधारों पे बड़ा है। टेरिटरी भी देखो कितनी बड़ी है, कोई छोटा देश तो है नहीं हमारा, बहुत बड़ा टेरिटरी है, और पॉपुलेशन भी ह्यूज है, बड़ी पॉपुलेशन है। तो इलेक्शंस को कंडक्ट करना हमारे जैसे देश में ऑब्वियस सी बात है बहुत ट्रबलसम काम है, बहुत बड़ा काम है, बहुत जिम्मेदारी का काम है। एंड दैट इज द रीजन कि हम लोगों ने ये रीजनल कमिश्नर्स का कॉन्सेप्ट लेके आए हैं। और ये रीजनल कमिश्नर्स ऐसा नहीं है कि आपको हमेशा अपॉइंट करके बिठा के रखना है इनको, नहीं नहीं, इट इज जस्ट दैट कि मान लीजिए इलेक्शंस आ रहे हैं, इलेक्शंस आने की वजह से जिम्मेदारियां बढ़ने वाली हैं, तो प्रेसिडेंट साहब को लग रहा है कि कुछ रीजनल कमिश्नर्स को अपॉइंट कर लेते हैं, तो प्रेसिडेंट साहब ऐसे रीजनल कमिश्नर्स को अपॉइंट कर लेंगे, पर उनको कंसल्ट करना पड़ेगा इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को, उनकी राय के साथ, उनके परामर्श करने के बाद वो अपॉइंट कर लेंगे इन रीजनल कमिश्नर्स को, जो सहायता करेंगे हमारे इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की, जिससे जो हमारे इलेक्शंस हैं वो आराम से और पीसफुली हो जाए। ठीक है, तो इस पॉइंट को नोट कर लो। द प्रेसिडेंट may also appoint regional commissioners after consulting the ECI, मतलब इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, who shall assist the election commission of India in conducting the elections, ठीक है। और यहां पे देखिए मे लिखा हुआ है, प्रेसिडेंट को अगर जरूरी लगेगा तो वो ऐसे रीजनल कमिश्नर्स को अपॉइंट कर सकते हैं। ठीक है, क्लियर है। अब आप सभी लोगों के दिमाग में एक सवाल फुदक रहा होगा, और वो सवाल ये होगा कि सर ये जो कमिश्नर्स आप अपॉइंट कर रहे हो, चाहे वो रीजनल कमिश्नर्स हैं या इलेक्शन कमिश्नर्स हैं, इनका क्या टर्म ऑफ ऑफिस है, ये कितने समय के लिए अपने पद पे बने रहते हैं। तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, जो भी ये इलेक्शन कमिश्नर्स हैं या रीजनल कमिश्नर्स हैं जिनको ये प्रेसिडेंट साहब अपॉइंट कर रहे हैं, और इनकी जो कंडीशंस ऑफ सर्विस हैं, जिन टर्म्स एंड कंडीशंस पे ये अपने पद को संभालेंगे, काम धाम करेंगे, ये सब कौन डिसाइड करता है दोस्तों, ये सब वही डिसाइड करता है जिन्होंने इनको अपॉइंट किया है, मतलब प्रेसिडेंट साहब ही। तो प्रेसिडेंट साहब ही अपॉइंट डिसाइड करेंगे कानून बना, मतलब रूल के आधार पर, कि क्या टर्म ऑफ ऑफिस रहेगा इन सारे लोगों का, क्या ड्यूरेशन रहेगा और क्या कंडीशंस ऑफ सर्विस रहेंगी। बस इसमें एक बात बहुत जरूरी है जो आप सभी लोगों को याद रखनी है, और वो है रिमूवल की। रिमूवल बहुत सीरियस चीज है दोस्तों। कोई भी व्यक्ति जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर होने का कार्यभार संभाल रहा है, ऐसे व्यक्ति को अगर पद से हटाना है
तो पद से हटाने की जो पावर है दोस्तों, वो पावर तो प्रेसिडेंट के पास ही है, पर ध्यान रखिएगा, पर वो पावर प्रेसिडेंट तभी एक्सरसाइज कर पाएंगे जब उस पावर को एक्सरसाइज करने से पहले एक प्रक्रिया फॉलो की जाएगी। और वो कौन सी प्रक्रिया होगी? वो वही प्रक्रिया होगी दोस्तों जो एक सुप्रीम कोर्ट के जज को पद से हटाने के लिए फॉलो की जाती है, वही इम्पीचमेंट प्रोसेस। वो आपको फॉलो करना होगा और वही फॉलो करके आप किसी भी चीफ इलेक्शन कमिश्नर को, ध्यान से सुनिएगा, चीफ इलेक्शन कमिश्नर को उसके पद से हटा सकोगे। ठीक है। और जहां तक बाकी के लोगों की बात है, मतलब इलेक्शन कमिश्नर्स की बात है, रीजनल कमिश्नर्स की बात है, उनको पद से हटाया जा सकता है। उनके बारे में ऐसी कोई प्रक्रिया फॉलो करने की जरूरत नहीं है सुप्रीम कोर्ट के जज वाली। बस वहां पे ये जरूरी होता है कि जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर साहब हैं वो रिकमेंडेशन भेजें प्रेसिडेंट के पास, और उस रिकमेंडेशन के ही आधार पर प्रेसिडेंट साहब किसी भी इलेक्शन कमिश्नर को या किसी भी रीजनल कमिश्नर को अपने पद से हटा सकते हैं। तो बाकी के लोगों के संबंध में रिकमेंडेशन काफी होता है। किसका रिकमेंडेशन? चीफ इलेक्शन कमिश्नर का। पर चीफ इलेक्शन कमिश्नर को रिमूव करने के लिए सुप्रीम कोर्ट के जज को जो रिमूव करने की प्रक्रिया है वही फॉलो करनी होती है आपको। ठीक है, तो नोट कर लो फटाफट से। दी चीफ इलेक्शन कमिश्नर, सीईसी लिख रहा हूं, मतलब इसका फुल फॉर्म है चीफ इलेक्शन कमिश्नर, कैन ओनली बी रिमूव्ड after the process followed for the removal of a Supreme Court judge, is complied with, ठीक है। किसी भी चीफ इलेक्शन कमिश्नर को अपने पद से तभी हटाया जा सकता है जब उस प्रक्रिया को पूरा कर लिया जाए जो प्रक्रिया किसी भी सुप्रीम कोर्ट के जज को हटाने के लिए फॉलो की जाती है। the other इलेक्शन कमिश्नर्स और रीजनल कमिश्नर्स, ठीक है, आरसी मतलब रीजनल कमिश्नर्स, कैन बी रिमूव्ड by the president on the recommendation of चीफ इलेक्शन कमिश्नर, ठीक है। बाकी लोगों को चीफ इलेक्शन कमिश्नर की रिकमेंडेशन पे रिमूव किया जा सकता है। ठीक है, आ गई बात समझ में? रिमूवल क्लियर हो गया। अब इसमें एक छोटी सी बात और है, कोई भी व्यक्ति जब वो चीफ इलेक्शन कमिश्नर के पद का कार्यभार संभाल लेता है तो जब तक वो उस पद पे बैठा हुआ है तब तक उसकी जो कंडीशंस ऑफ सर्विसेज हैं, मतलब उसकी सैलरी, अलाउंसेस या बाकी की जो लीव्स वगैरह की जो कंडीशंस हैं उनको चेंज नहीं किया जा सकता उसकी डिसएडवांटेज पे। मतलब सैलरी को कम नहीं कर सकते, छुट्टियों को कम नहीं कर सकते, या बाकी की जो कंडीशंस हैं उनको कम नहीं, बढ़ा सकते हो बट यू कांट चेंज देम टू हिज डिसएडवांटेज। ठीक है, इसको लिखने की जरूरत है कि ये लिख लोगे खुद से। तो कंडीशंस ऑफ सर्विस कैन नॉट बी चेंज्ड, बस इतना सा लिख देना। अब मुझे बताओ क्लियर है? यहां तक सब समझ में आ गया बेटा? क्या जिम्मेदारी है इलेक्शन कमीशन की, ये समझ में आ गया। चीफ इलेक्शन कमिश्नर कौन होता है, ये समझ में आ गया। इलेक्शन कमिश्नर्स कौन होते हैं, ये समझ में आ गया। रीजनल कमिश्नर्स कौन होते हैं, ये समझ में आ गया। उनका टीनर कौन डिसाइड करेगा, ये समझ में आ गया। चीफ इलेक्शन कमिश्नर को कैसे हटाया जाएगा, ये समझ में आ गया। इलेक्शन कमिश्नर और रीजनल कमिश्नर को कैसे हटाया जाएगा, ये भी समझ में आ गया। ये सारी बातें क्लियर है यहां तक? हाँ बेटा, कोई फिक्स टीनर नहीं है, प्रेसिडेंट डिसाइड करता है। ठीक है,
अब इसमें एक बात याद रखिए, छोटी सी बात है, ध्यान से सुनिएगा बच्चे। ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी है प्रेसिडेंट साहब की और गवर्नर साहब की कि अगर कभी उनके पास रिक्वेस्ट पहुंचे हमारी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया से और वो रिक्वेस्ट हो कि उनको स्टाफ प्रोवाइड किया जाए इलेक्शंस को कंडक्ट कराने के लिए, तो ये जिम्मेदारी होगी प्रेसिडेंट की कि वो उस प्रेसिडेंट की या फिर गवर्नर की कि वो उन इलेक्शंस के संबंध में स्टाफ को प्रोवाइड करेगा ही करेगा। कहने का मतलब है, मान लो इलेक्शंस अभी चल रहे हैं, आप देख ही रहे हो, आपने कई बार सुना होगा या आपके परिवार में भी ऐसा होगा कि जैसे मान लीजिए कोई किसी सरकारी स्कूल में काम करता है या किसी सरकारी दफ्तर में काम करता है, तो आपने सुना होगा कि उस व्यक्ति की इलेक्शन ड्यूटी लगी है, वो इलेक्शन ड्यूटी पे गया है, किसी पोल बूथ में बैठा हुआ है। ऐसा सुना है, काफी कॉमन चीज है। ऐसा कब होता है? जब इलेक्शंस कंडक्ट होते हैं तो कई लोगों की सहायता चाहिए होती है, हमको पावर चाहिए, काफी लोगों की हेल्प चाहिए, तो हमारे इलेक्शन कमीशन क्या करता है? रिक्वेस्ट करता है। तो मान लो किसी राज्य में इलेक्शन हो रहा है तो गवर्नर से रिक्वेस्ट करेगा, केंद्र का इलेक्शन हो रहा है तो प्रेसिडेंट से रिक्वेस्ट करेगा कि उसको जो सपोर्टिंग स्टाफ है वो प्रोवाइड किया जाए, ठीक है। और वो स्टाफ जब प्रोवाइड हो जाता है, उनकी हेल्प लेके इलेक्शंस वगैरह कंडक्ट होते हैं। ये लिखने वाली बात नहीं है, ये केवल आपको समझाने वाली बात थी, ठीक है। क्लियर है? ये जो अभी तक हम लोगों ने सारी चर्चा करी ना, शुरू से लेके यहां तक, ये जो पूरी हम लोगों ने चर्चा करी, ये सारी चर्चा आर्टिकल 324 से निकल के आई है, ठीक है। ये सारे पॉइंट जो हम लोगों ने अभी डिस्कस करे हैं अभी तक। अब जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट है, अब छोटे छोटे से पॉइंट है, मतलब मेजर जो सब्जेक्ट मैटर है वो हो गया है, बस छोटे छोटे से पॉइंट है, उनको ध्यान से कर लो। देखो, आर्टिकल 325 बड़ी आउट ऑफ द बॉक्स बात करता है, मतलब बड़ी आउट ऑफ द बॉक्स करता है, कॉन्टेक्स्ट ही बिल्कुल अलग है उसका। आर्टिकल 325 का वो कहता है कि हमेशा हमारे देश के अंदर एक जनरल इलेक्टोरल रोल होगा, ठीक है, जो हर टेरिटोरियल कॉन्स्टिट्यूएंसी के बारे में होगा, ठीक है। फिर चाहे इलेक्शन लोकसभा के हो, राज्यसभा के हो, फिर वो चाहे इलेक्शन लेजिस्लेटिव असेंबली के हो या काउंसिल के हो, और कोई भी व्यक्ति, सबसे महत्वपूर्ण बात सुनिए ध्यान से, कोई भी व्यक्ति इनएलिजिबल नहीं होगा इस इलेक्टोरल रोल का पार्ट बनने से, केवल इस कारण की वजह से कि वो व्यक्ति किसी विशेष धर्म को बिलोंग करता है, या किसी विशेष नस्ल का व्यक्ति है, या फिर किसी व्यक्ति कोई किसी विशेष जाति से आता है, या फिर किसी विशेष जेंडर का व्यक्ति है, सेक्स का व्यक्ति है, या फिर इनमें से किसी भी आधार पर। तो मतलब इतनी 50,000 जो बातें मैंने आपको बोली अभी, उसकी एक बात इतनी सी ये है कि जब भी इलेक्शंस होते हैं ना बेटा, तो इलेक्शंस की प्रक्रिया में सबसे महत्वपूर्ण कदम क्या होता है कि उस इलेक्शन में पार्टिसिपेट कौन करेगा, मतलब कौन कौन वो लोग होंगे जो वोट डाल सकेंगे। ये जो प्रक्रिया है, इसको बोलते हैं हम लोग इलेक्टोरल रोल को प्रिपेयर करने की प्रक्रिया। मतलब एक लिस्ट बनाई जाएगी, एक रोल बनाया जाएगा, उसमें उन सभी लोगों की एंट्री होगी जो इलेक्शन के अंदर पार्टिसिपेट करेंगे। तो मान लीजिए अगर आपके पास इलेक्शन कार्ड है तो आप इलेक्टोरल रोल का पार्ट हो और आपका इलेक्शन कार्ड इस बात का प्रूफ है, ठीक है। तो आपको अपना इलेक्शन कार्ड बनवाना पड़ता है, उस इलेक्टोरल रोल का पार्ट बनना पड़ता है। तो इस इलेक्टोरल रोल को कौन मेंटेन करता है, कौन क्रिएट करता है? इलेक्शन कमीशन, ठीक है। तो हमारे देश में नियम यह है कि एक ही इलेक्टोरल रोल होता है, उसमें सभी लोगों के नाम होते हैं जो भी वोट डालने के लिए एलिजिबल है, ठीक है। तो अगर आपके पास वोटर आईडी है तो वो एक ही वोटर आईडी काफी है, चाहे फिर नेशनल लेवल के इलेक्शन हो रहे हो चाहे स्टेट लेवल के इलेक्शन हो रहे हो, ठीक है। कोई अलग अलग वोटर आईडी तो नहीं मिली हुई है आपको, एक ही इलेक्टोरल रोल है, उसके अंदर आपका नाम है, इतना काफी है। ये पहली बात है। दूसरी बात कि किसी भी व्यक्ति को जो भारतीय नागरिक है और अदरवाइज जो बाकी की एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है उनको सेटिस्फाई कर रहा है, तो हम उसको मना नहीं कर सकते इलेक्टोरल रोल का पार्ट बनने से, केवल इस वजह से कि वो तो इस धर्म का व्यक्ति है या इस जाति का व्यक्ति है। हमारे यहाँ जो नियम है, अभी हम लोग पढ़ेंगे अगले ही आर्टिकल के अंदर, कि हमारे यहाँ जो नियम चलता है वो चलता है एडल्ट सफरेज का। क्या चलता है दोस्तों? एडल्ट सफरेज का ग्राउंड चलता है। एडल्ट सफरेज का मतलब है कि कोई भी व्यक्ति जो भारतीय नागरिक है
अगर उसकी उम्र 18 साल से ऊपर है तो फर्क नहीं पड़ता है कि वो किस जाति का व्यक्ति है, किस धर्म का व्यक्ति है, उसका जेंडर क्या है, उसकी नस्ल क्या है, वो कहां से आता है, उसको हक है वोट डालने का, मतलब इलेक्टोरल रोल का पार्ट बनने का। ठीक है, यही बात लिखी हुई है, ये दोनों ही चीजें लिखी हुई हैं कहां पर, आर्टिकल 325 में और आर्टिकल 326 में। ठीक है, क्लियर है? तो आर्टिकल 325 और 326 को साथ में लिख लो। एज पर आर्टिकल 325 and 326 there will be, या will be की जगह is लिख लो, there is a single electoral roll for the elections of the parliament and state legislatures। ठीक है, the principle followed is of adult suffrage, which means no person, अभी इसको लिख लो फटाफट से, फिर मैं चेंज करने वाला हूं स्लाइड को। लिख लिया जल्दी से? ठीक है, which means no person will be denied the right of being included in the electoral roll on the ground of religion, race, caste, sex, or any of them। ठीक है, कहने का मतलब क्या है दोस्तों, कि हमारे देश के अंदर एक ही इलेक्टोरल रोल होगा, पार्लियामेंट के इलेक्शंस के लिए भी, स्टेट लेजिस्लेचर के इलेक्शंस के लिए भी, और हम जो प्रिंसिपल फॉलो करते हैं वो है एडल्ट सफरेज का, यूनिवर्सल एडल्ट सफरेज का, जिसका मतलब होता है कि हर एक व्यक्ति पार्टिसिपेट करता है जो भी क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया को सेटिस्फाई करे, मतलब 18 साल से ऊपर का वो भारतीय नागरिक हो। ठीक है, और किसी भी व्यक्ति को हम मना नहीं कर सकते रोल का पार्ट बनने से, केवल इस आधार पर कि वो किसी धर्म का व्यक्ति है, किसी नस्ल का व्यक्ति है, किसी कास्ट का व्यक्ति है, किसी सेक्स का व्यक्ति है, या इनमें से किसी भी आधार। ये निचोड़ है आपके आर्टिकल 325 का और 326 का। अपने एग्जाम में भी आप इसी तरीके से लिखना, इन दोनों पॉइंट्स को कंबाइन करके। ठीक है, आ गई यहां तक बात, समझ में आ गई? आर वी ऑल क्लियर? ठीक है, अब अगला जो पॉइंट है उसके अंदर हम लोग दो आर्टिकल को साथ में पढ़ेंगे, वो है आर्टिकल 327 और आर्टिकल 328। ठीक है, अब ये दोनों आर्टिकल क्या कह रहे हैं? आर्टिकल 327 बात करता है पार्लियामेंट के पावर की, लॉ बनाने की, इलेक्शन से संबंधित, और आर्टिकल 328 बात करता है स्टेट लेजिस्लेचर्स की पावर की, लॉ बनाने की, इलेक्शंस के बारे में। और क्या कहा जाता है, ध्यान से सुनिएगा, कंफ्यूज मत होइएगा, बहुत ध्यान से सुनिएगा। जहां तक बात पार्लियामेंट की है,
दोस्तों अगर पार्लियामेंट चाहे तो समय समय पर जब भी उसको जरूरत लगे इलेक्शन से संबंधित जो इलेक्शंस चाहे पार्लियामेंट के हों, मतलब लोकसभा के हों या राज्यसभा के हों, चाहे स्टेट लेजिस्लेचर्स के हों, मतलब लेजिस्लेटिव असेंबली के हों, चाहे काउंसिल के हों, उसके संबंध में वो नियम कानून बना सकेगा। और जैसे कि किस बारे में होते हैं, इलेक्शन से संबंधित क्या नियम कानून होंगे, जैसे कि इलेक्टोरल रोल कैसे बनाया जाएगा, वो सारी बातें, जैसे कि इलेक्शन के लिए कॉन्स्टिट्यूएंसीज कैसे कॉन्स्टिट्यूट होंगी। मैंने बताया था ना कि इलेक्शन होता है तो किसी भी टेरिटरी को हम छोटे छोटे टुकड़ों में बांट देते हैं, उन छोटे छोटे टुकड़ों को हम क्या बोलते हैं, कॉन्स्टिट्यूएंसीज। तो कैसे कॉन्स्टिट्यूएंसीज को हम डिलिमिट करेंगे, क्या प्रोसीजर होगा, क्या प्रोसेस होगा, तो इन सारी बातों के संबंध में जो हमारा पार्लियामेंट है वो कानून बना सकता है। तो याद रखिएगा, पार्लियामेंट की जो कानून बनाने की पावर है वो लोकसभा और राज्यसभा के भी संबंध में है बेटा, और स्टेट लेजिस्लेचर के संबंध में भी है। और इसी तरीके से जब मैं बात करता हूं आर्टिकल 328 की, तो सेम पावर दी गई है स्टेट लेजिस्लेचर्स को भी, कि स्टेट लेजिस्लेचर भी नियम कानून बना सकती है इलेक्शंस के संबंध में, वही इलेक्टोरल रोल, वही कॉन्स्टिट्यूएंसीज वगैरह के संबंध में। पर जो स्टेट लेजिस्लेचर की पावर है इलेक्शन के संबंध में कानून बनाने की, वो सीमित है केवल और केवल उस स्टेट की लेजिस्लेटिव असेंबली और काउंसिल तक। तो पार्लियामेंट जो कानून बनाएगी वो पार्लियामेंट के इलेक्शन पे भी अप्लाई होगा और स्टेट लेजिस्लेचर के भी इलेक्शन पे अप्लाई होगा। पर जो स्टेट लेजिस्लेचर कानून बनाएगी वो केवल और केवल स्टेट लेजिस्लेचर के इलेक्शंस पे लागू होगा। आगे बात समझ में, पावर दोनों के पास है, पर पार्लियामेंट की पावर ज्यादा कॉम्प्रिहेंसिव है, स्टेट लेजिस्लेचर की पावर केवल उस स्टेट लेजिस्लेचर तक ही लिमिटेड है। ठीक है, इसको नोट कर लो। एज पर आर्टिकल 327 एंड 328, ठीक है, द पार्लियामेंट has the power to make laws in relating to in relation to in relation to the elections of in relation to the elections of Lok Sabha, Rajya Sabha, state legislative assemblies, state legislative councils। ठीक है, while while the state legislature while the state legislature has the power has the power to make laws only only in relation to only in relation to the elections of state legislative assemblies एंड स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल्स। जहां पे भी ये काउंसिल है, तो हर राज्य में तो काउंसिल नहीं है, जहां पे भी काउंसिल है तो आर्टिकल 327 और 328 के अंदर हमको ये सीखने को मिलता है कि पार्लियामेंट कानून बनाती है इलेक्शन के संबंधित में, चाहे वो लोकसभा की बात हो, राज्यसभा की बात हो, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज की बात हो, चाहे स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल्स की बात हो। और जो स्टेट लेजिस्लेचर कानून बनाती है वो बनाती है केवल स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज के बारे में और स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल्स के बारे में। ठीक है, क्लियर आ गया? एक बार चैट बॉक्स में वाई टाइप कर दो बच्चे। फिर इसके बाद बस आखिरी पॉइंट बचा है और हमारा ये टॉपिक भी समाप्त हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है? चल, अब आखिरी आर्टिकल जो हमारा जुड़ा हुआ है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया से वो है आर्टिकल 329। और आर्टिकल 329 का बड़ा महत्व है। याद करो, एक आर्टिकल पढ़ाया था मैंने आप लोगों को, आर्टिकल 50। क्या कहता था बच्चे वो आर्टिकल 50? आर्टिकल 50 क्या कहता था, याद करो।
वेरी गुड, सेपरेशन ऑफ एग्जीक्यूटिव फ्रॉम द जुडिशरी। उसी का एक एग्जाम्पल है आपका ये आर्टिकल 329। आर्टिकल 329 कहता क्या है, मैं आपको ये बता देता हूं। आर्टिकल 329 कहता है कि अगर कोई भी कानून बनाया गया है पार्लियामेंट के द्वारा या स्टेट लेजिस्लेचर के द्वारा इलेक्शन से संबंधित, जैसे कि कॉन्स्टिट्यूएंसीज वगैरह कैसे डिलिमिट होंगी, कैसे इलेक्टोरल रोल बनाया जाएगा, कैसे मेंटेन किया जाएगा, वही पावर जो हम लोग डिस्कस कर रहे थे अभी 327 328 के अंदर। अगर ऐसा कोई भी कानून बनाया गया है, उस कानून को आप चैलेंज नहीं कर सकते हो, उस कानून को आप क्वेश्चन नहीं कर सकते हो किसी भी कोर्ट ऑफ लॉ के अंदर। किसी भी कोर्ट ऑफ लॉ के अंदर आप ऐसे किसी भी कानून को चैलेंज नहीं कर पाओगे, पहली बात। दूसरी बात, अगर कभी भी कोई भी इलेक्शन हुआ, फिर वो चाहे लोकसभा का हो, चाहे राज्यसभा का हो, चाहे स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली का हो, चाहे स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल का हो, ऐसे किसी भी इलेक्शन के परिणाम को आप चैलेंज नहीं कर सकते, आप क्वेश्चन नहीं कर सकते किसी भी कोर्ट ऑफ लॉ के सामने, किसी भी कोर्ट ऑफ लॉ के सामने। ठीक है, तो ना ही ऐसे किसी कानून को चैलेंज कर सकते हो इलेक्शन से संबंधित, और ना ही किसी इलेक्शन के रिजल्ट को चैलेंज कर सकते हो किसी भी कोर्ट ऑफ लॉ से। क्या कर रहे हैं हम लोग, एग्जीक्यूटिव को अलग कर रहे हैं जुडिशरी से, कि जुडिशरी इंटरफेयर ना कर पाए इलेक्शन प्रोसेस के अंदर। बस इसमें एक छोटी सी बात है कि अगर हमारी पार्लियामेंट चाहे तो कानून के माध्यम से कुछ ऐसे ट्रिब्यूनल्स वगैरह बना सकती है, कोई ऐसी कानूनी प्रक्रिया बना सकती है जिसके माध्यम से किसी भी इलेक्शन से रिलेटेड अगर कोई डिस्प्यूट अराइज होता है तो उसको सॉर्ट आउट किया जा सके। पर दोस्तों याद रखिएगा, ये पावर पार्लियामेंट के पास है, कोर्ट के पास नहीं है। पार्लियामेंट अगर पावर देगा कि आप ऐसे किसी इलेक्शन से रिलेटेड डिस्प्यूट को सेटल आउट कर सकोगे, ऐसी कोई अथॉरिटी या ट्राइब्यूनल बनाएगा तो ऐसा हो सकेगा, वरना नॉर्मली रूल ये है कि कोई भी कोर्ट ऑफ लॉ इंटरफेयर नहीं कर सकता है, क्वेश्चन में नहीं ला सकता है किसी भी इलेक्शन के रिजल्ट को, फिर वो इलेक्शन का रिजल्ट चाहे लोकसभा का हो, राज्यसभा का हो, या किसी भी स्टेट लेजिस्लेचर का हो। ठीक है, ये बात कहां से निकल के आती है बेटा, आर्टिकल 329 से। ठीक है, आ गई बात समझ में, अभी ऑल क्लियर? ठीक है, नहीं बेटा, अभी प्रेसिडेंट वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन की बात नहीं हो रही है, अभी मैं लोकसभा और राज्यसभा और स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज और काउंसिल्स की बात कर रहा हूं, तो इसको फटाफट से नोट कर लो। ठीक है, एज पर आर्टिकल 329 no law made by parliament or state legislatures relating to elections or any result of the election to Lok Sabha, Rajya Sabha, state legislative assemblies, state legislative councils can be challenged before any court of law. However, the parliament has the power to establish authority
authority which may deal with election disputes. ठीक है, आ गई बात समझ में? तो कोई भी कानून जो पार्लियामेंट ने बनाया है या स्टेट लेजिस्लेचर ने बनाया है इलेक्शन से संबंधित, अभी हमने जो पढ़ा 327 या 328 के अंदर, या फिर कोई भी इलेक्शन का रिजल्ट चैलेंज नहीं किया जा सकता किसी भी कोर्ट ऑफ लॉ के बाद सामने, पर पार्लियामेंट के पास ये पावर है कि वो कानून बनाकर कोई भी ऐसी अथॉरिटी स्थापित कर सकती है जिसमें ऐसे कोई भी इलेक्शन डिस्प्यूट को सेटल आउट किया जा सके। ठीक है बेटा, समझ में आ गया? Are we all clear? ये जो भी लिखा है, जो भी कुछ हम लोगों ने इलेक्शन कमीशन के बारे में पढ़ा है, सब समझ में आ गया? कोई डाउट, कोई परेशानी, कोई कंफ्यूजन? Are we all clear about the election commission? मजा आया ना? हाँ, मजेदार तो है यार, मजेदार तो है। अब इसमें छोटी सी बात एक नोट कर लो, ये आपको इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर नहीं लिखी मिलेगी, पर मैं आपको बता देता हूं। जैसे हम लोग ये पढ़ रहे थे ना इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, ध्यान से सुनो, जैसे हम लोग ये पढ़ रहे थे ना इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, ऐसे ही एक और अथॉरिटी होती है जिसको हम बोलते हैं स्टेट इलेक्शन कमीशन, जिसको हम बोलते हैं स्टेट इलेक्शन कमीशन, स्टेट इलेक्शन कमीशन। ठीक है, अब आपको कुछ नहीं करना है, बिल्कुल कुछ भी नहीं करना है। स्टेट इलेक्शन कमीशन के संबंध में वही सारी बातें बेटा, सारी बातें जो हम लोगों ने पढ़ी हैं इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के बारे में, वही सारी बातें अप्लाई होती हैं। बस डिफरेंस क्या आएगा? डिफरेंस ये आएगा कि जहां पे भी प्रेसिडेंट लिखा हुआ था वहां पे आप पढ़ोगे गवर्नर, जहां पे भी पार्लियामेंट लिखा हुआ था वहां पे पढ़ोगे आप स्टेट लेजिस्लेचर, बस। ठीक है, तो कभी भी आपसे कोई भी एमसीक्यू पूछे, ठीक है, और वो एमसीक्यू स्टेट लेजिस्लेचर के बारे में हो, तो आप कंफ्यूज मत होइएगा, घबराइएगा मत कि ये तो कहीं कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा ही नहीं है। यही सारी बातें सेम टू सेम अप्लाई होती हैं। बस जहां पे प्रेसिडेंट को पावर थी वहां गवर्नर कर देना, जहां पार्लियामेंट को पावर थी वहां स्टेट लेजिस्लेचर कर देना। और एक बात जो आपको याद रखनी होगी स्टेट लेजिस्लेचर के बारे में, कि आपको मैंने बताया कि जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है वो लोकसभा के भी इलेक्शन करा रही है, राज्यसभा के भी इलेक्शन करा रही है, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज के भी इलेक्शन करा रही है, स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल के भी इलेक्शन करा रही है। तो फिर स्टेट इलेक्शन कमीशन करेगी क्या? स्टेट इलेक्शन कमीशन कंडक्ट कराती है इलेक्शन पंचायत के और म्युनिसिपैलिटीज के। ठीक है, किसके इलेक्शन कंडक्ट कराती है? पंचायत के और म्युनिसिपैलिटीज के। अभी हमने परसों ही पढ़ा था ना 73rd एंड 74th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट, वहां पे जो सारी बातें पड़ी थी, वहां पे जो इलेक्शन की प्रक्रिया है वो सारी कौन फॉलो करता है? स्टेट इलेक्शन कमीशन, स्टेट इलेक्शन कमीशन। तो ये पंचायत के इलेक्शंस कंडक्ट कराना, म्युनिसिपैलिटीज के इलेक्शंस कंडक्ट कराना जिम्मेदारी होती है स्टेट इलेक्शन कमीशन। ठीक है, चलिए, समय की भी बिल्कुल सही पॉइंट पे टाइम खत्म हुआ है आज, ना 1 मिनट पहले ना 1 मिनट के बाद में। क्या बता तो दिया बेटा, 329 कोर्ट इंटरफेयर नहीं करेगा। क्या नहीं समझ में आया? 329 में इतना लंबा प्यारा लिखवा दिया, अब क्या नहीं समझ में आ रहा है इसमें कि कोर्ट इंटरफेयर नहीं करेगा कानून के साथ, इलेक्शन के साथ? ये क्या क्वेश्चन हुआ? क्रिमिनल्स को भी वोटिंग राइट है। अब आप ऐसे सवाल पूछोगे तो इसका क्या जवाब देगा कोई भी?
बेटा मैं भारतीय संविधान में जो लिखा है ना वो पढ़ाने आता हूं, मैं आपकी जी के बढ़ाने नहीं आता हूं। अगर भारतीय नागरिक है ना क्रिमिनल और मेजर है और वो डिस्क्वालिफाइड नहीं है किसी कानून के अंदर, तो बन सकता है, हर कोई व्यक्ति बन सकता है, ठीक है। पर कोशिश करा करो कि टॉपिक तक रिलेवेंट रहो, जो हम टॉपिक पढ़ रहे हैं, जो सवाल पूछा जाएगा एग्जाम में वहां तक, ठीक है। अननेसेसरी बातें से डिस्टर्ब होती है क्लास, ठीक है। चलो अब जाओ, समय खत्म। अगर कोई सवाल रह गया तो उसको कल डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच, बाय बाय, सी यू टुमारो। कल बेटा सारे आंसर कल होंगे और देखूंगा कि कितने बढ़िया क्वेश्चन पूछ रहे हो आप लोग। चलो बाय बाय, थैंक यू।